तो देखिए दोस्तों, अगला कवि हमारा त्रिलोचन, छठा कवि। इनकी जो कविता है वो यहाँ पे चंपा है। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब त्रिलोचन के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। इनका जन्म जो है वो, इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था और इनका जन्म 1917 में चिटानी पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अनेक काव्य रचनाएं हैं इनकी। गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने लेखनी चलाई है और इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें शलाका सम्मान भी प्राप्त हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इनकी। काव्य रचनाएं जो है वो धरती, शब्द, अर्धान, चैती, मेरा घर तुम्हें सौंपता हूँ, गुलाब और बुलबुल बहुत इम्पोर्टेंट, ताप के मथे हुए दिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, उस जनपद की का कवि हूँ, दिगंत अमोला, ये इनकी रचनाएं हैं। रोज नामचा, देश काल काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की कविताएं लिख के कभी यूँ सोचो काव्य रचनाएं, ये गद्य रचना है इनकी। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक है और हृदय को छू लेने वाली है। मुहावरों का भी प्रयोग है, सामान्य भाषा का प्रयोग है इन्होंने अब इस प्रस्तुत कविता में भी ऐसा किया है। एक और चीज़ है, इनके नाम है, त्रिलोचन के नाम है हिंदी में सोनेट छंद का प्रयोग करने वाले भी ये पहले कवि है। ये अंग्रेजी छंद है एक, जिसका प्रयोग इन्होंने हिंदी काव्य में किया है। अब कविता क्या है, यहाँ पर एक अनपढ़ लड़की है जिसका नाम चंपा है और वो धीरे धीरे किस प्रकार पलायनवादी मनस्थिति पर वर्णन किया कि पूर्व के लोग किस प्रकार उन महिलाओं को वहाँ छोड़कर जो है वो उत्तर या पश्चिम या दक्षिण भारत में चले जाते हैं और फिर उन औरतों को किस प्रकार समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कुछ इस प्रकार का जिक्र है इस कविता में। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक छोटी सी लड़की है जो उनके पास आती है और खड़ी हो जाती है अक्सर, और उसके बारे में ही कवि ने कविता लिखी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती के रचयिता यानी कि त्रिलोचन है उनके रचयिता। चंपा कौन है? चंपा एक लड़की है जो उनके पड़ोस में रहती है, छोटी उम्र की। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है वो। और कवि उसको कहता है कि चंपा पढ़ लो, पढ़ना अच्छा है। तो चंपा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है, वो चुपचाप आकर कवि की सारी प्रतिक्रियाएं देखती है और कवि को पढ़ता लिखता हुआ देखकर वो चुपचाप सुनती है। चंपा किसकी लड़की है? चंपा ग्वाला है एक सुंदर, उसकी लड़की है जो उनके पड़ोस में रहता है। चंपा के पिता का नाम क्या है, का काम क्या है? वो ग्वाला है, यानी कि डी आएगा। चंपा क्या काम करती है? चंपा जो है वो क्या काम करती है? वो चरवाही करवाने जाती है, वो पशुओं को चराने के लिए ले जाती है, ए आएगा। उसके बाद चंपा क्या छिपा देती है? कहती है वह कागज और कलम छिपा देती है। जब कहता है कि कागज ढूंढ कर लाता हूँ तो कलम नहीं मिलती और कलम ढूंढते लाता हूँ तो कागज नहीं मिलता। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया? कहता है गांधी बाबा की इच्छा है सब पढ़ना लिखना सीखे। जब कवि ऐसा कहता है कि जब, तो फिर चंपा कहती है तुम झूठे हो, गांधी बाबा तो अच्छे है वो, और अच्छे लोग ऐसी बात कभी नहीं कह सकते हैं। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार है? वह तो कहता है कि मैं विवाह कभी नहीं करूंगी, ऐसा कहती है चंपा, कभी नहीं करूंगी। और उसके बाद है, कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? कवि कहता है कि तुम्हारा पति दूर देश यानी कि कलकत्ता चला जाएगा और तब तुम उनको पत्र लिखना यदि पढ़ी लिखी होगी तो। कलकत्ते पर वज्र गिरे किसने कहा? चंपा ने कहा। कवि चंपा कहती है या तो मैं मेरे पति को जाने नहीं दूंगी और फिर भी वो चला गया तो मैं ये कामना करूंगी कि कलकत्ता पर वज्र गिर जाए जिससे मेरा पति वापस आ जाए। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? जब कवि लिखे हुए वर्णों को पढ़ता है तो वो सोचती है कि किस प्रकार ये जो स्वरों का रूप धारण कर लेते हैं, यह देखकर उसे आश्चर्य होता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती में अलंकार बताई। चय चय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? कवि कहता है कि मैं पढ़ने लिखने की मेज पर आता हूँ, देखता हूँ वहाँ कागज नहीं है। जब कागज ढूंढ कर लाता हूँ तो कलम गायब हो जाती है। हारे गाढ़े काम सरेगा में, हारे गाढ़े क्या है? कठिनाई के समय या मुसीबत के समय यहाँ हारे गाढ़े। बालम कौन होता है? पति होता है बालम। उसके बाद चंपा का स्वभाव कैसा है? चंपा जो है एक चंचल स्वभाव की लड़की है। चंपा ने किसे झूठ कहा है? वो कहता है, कवि को कहता है तुम बहुत झूठे हो, गांधी बाबा का नाम ले रहे हो, पढ़ने लिखने की बात गांधी बाबा नहीं कह सकते क्योंकि गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं। विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? अपने पति को। कहते कि वैसे तो मैं ब्याह करूंगी नहीं, अगर मेरा ब्याह भी हो गया तो अपने पति को अपने संग साथ रखूंगी, उसको कभी ना कलकत्ता पर जाने दूंगी। यदि फिर भी वो कलकत्ता जाने की बात करेगा तो मैं चाहूंगी कि कलकत्ता पर वज्रपात हो जाए, वज्र गिर जाए, जिससे न रहेगा कलकत्ता और न मेरा पति वहां जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार यह है
कविता थी। जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं वो पलायनवादी स्थिति है उनकी, थोड़े से भी यदि पढ़ लिख जाते तो महानगरों की ओर चले जाते हैं, और औरतें अकेली घर में रह रहे बूढ़े बुजुर्गों का पालन पोषण करती है और उनको अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसी का उल्लेख इस कविता में कवि ने किया है। तो चंपा एक छोटी सी लड़की है जिसके माध्यम से उन्होंने उन औरतों की मनस्थिति का वर्णन किया है। अगला देखिए, अगला कवि हमारा दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जो है आधुनिक काल के क्रांतिकारी कवियों में नाम आता है। उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका 1933 जो है ना ईस्वी में इनका जन्म बिजनौर जिले के राजापुर नवादा नामक गांव में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा की। आकाशवाणी में कार्य किया इन्होंने, और आदिवासी जातियों के लिए बहुत कार्य किया इन्होंने। जीवन के अंतिम दिनों में भाषा विभाग भोपाल में सह निदेशक के पद पर कार्यरत थे, और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु जल्दी हो गई, 1975 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों जो है दुष्यंत कुमार की रचनाएं जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कंठ विस्पाई ना, ये जो है ना सूर्य का स्वागत काव्य देख लेते हैं पहले। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप है, साय में धूप है यहाँ पर है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद काव्य ना एक कंठ विस्पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों पेपर में। एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दूहरी जिंदगी इनके उपन्यास है। तो दोस्तों देखिए अब ये गजल जो है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, हिंदी साहित्य में गजल को विशेष स्थान दिलवाने का श्रेय भी दुष्यंत कुमार को जाता है। क्रांतिकारी विचारों के कवि भी दुष्यंत कुमार है। आधुनिक युवा वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले कवि का नाम दुष्यंत कुमार है। तो ये इनकी गजल है। तो देखिए प्रस्तुत गजल का नाम साय में धूप, और इसके लेखक कवि का नाम दुष्यंत कुमार। एक घर के लिए क्या तय था? एक घर के लिए चिरागा। कहता है कि प्रत्येक घर के लिए जो है वो कहाँ तो तय थे चिरागा, हर घर के लिए कहाँ चिराग मैसर नहीं एक घर के लिए, शहर के लिए। तो इस प्रकार कवि ने जिक्र किया है। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? शहर के लिए। बहुत सारे दीपकों की बात हुई थी, लेकिन अब तो कहता है बहुत सारे दीपक, विकास रूपी दीपक की तो बात क्या करें, शहर में भी विकास नहीं है। मैसर शब्द जो है वो किसका है? उर्दू का है। किसके साए में धूप लगती है? कहता है कि यहाँ पेड़ों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले कहीं और उम्र भर के लिए। तो पेड़ों के साए में। उसके बाद अगला हमारा कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? वह उम्र भर के लिए कहीं और चला जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो अपने ही घर में हमें कोई सुख सुविधा नहीं मिलती। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब कवि उन लोगों में क्रांति लाना चाहता है, लेकिन कहता है इन लोगों की तो मनस्थिति ऐसी बन गई है, यदि इन पे जो है वो कमीज नहीं है तो ये पाँव से पेट ढक लेंगे। ये अपने हकों के लिए नहीं लड़ते, ये अपनी परिस्थितियों में जीना सीख गए हैं। निराश व्यक्ति के लिए किसकी एक किरण भी काफ़ी है? आशा की एक किरण ही काफ़ी होती है। सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही पर्याप्त होता है? ख्वाबों में सुख देख ले वो तो भी बहुत होता है उसके लिए जीने के लिए। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? वह कहता है कि जब तक जनता की आवाज़ नहीं उठेगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। कवि ने किसी अपनी जुबान सिल देने की, कहते हैं कि सिल दे जुबान शायर की शासक को। शासक जो है वो सब कुछ कर सकता है, अगर उसके विरुद्ध शायर आवाज़ उठाएगा तो उसकी जुबान भी सिल सकता है। बहर का क्या होता है? बहर एक छंद होता है जो गजल में प्रयोग होता है, गजल का छंद। गुलमोहर से क्या अभिप्राय है? गुलमोहर वैसे तो एक पेड़ होता है, प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। क्यों है ना, गुलमोहर का पेड़ को, देश को एक गुलमोहर का पेड़ मानना है कवि ने, यहाँ तो प्रतीकात्मक रूप में उसका प्रयोग हुआ है। वे मुतमईन है। मुतमईन से क्या अभिप्राय है? मुतमईन होता है आश्वस्त, यानी किसी प्रकार का उन्हें कोई भी चिंता न रहना, निश्चिंत होना, तो आश्वस्त आएगा यहाँ पे। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शासक वर्ग के लिए, क्योंकि वो कहता है कि वह तो आश्वस्त है, उसको यूँ है कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, तो शासक वर्ग को पत्थर हृदय माना है उन्होंने। तो दोस्तों ये इस प्रकार जो है ना दुष्यंत कुमार की साय में धूप गजल के बहुत सारे प्रश्न थे। इसके अलावा भी कवि ने जहाँ जो है इस कविता में कुछ और भी चीज़ों का जिक्र किया है। जैसे कवि ने यहाँ पर कहा है कि हम जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसके और भी उन्होंने ये भी बताया है कि यदि हमें कुछ करना है तो उसके लिए पहले उनमें क्रांति तभी आ सकती है जब हम उनको सजग करेंगे, सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों अगला जो है हमारा पाठ वो है अक महादेवी का। और अक महादेवी जो है कन्नड़ की कवित्री थी। इन्होंने
बहुत पुराने समय की बात है, 12वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदरी थी, अपूर्व सुंदरी होने के कारण राजा जो था वहाँ का, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये नहीं, इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद फिर राजा के बार बार प्रस्ताव भेजने पर जब इन्होंने स्वीकार किया तो इन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी, और कालांतर तब तो राजा ने मान ली, लेकिन ब्याह के थोड़े समय बाद राजा ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। जब शर्तों को अस्वीकार किया तो ये घर छोड़कर चली गई थी, और उस समय कि ये इतनी विरोधी प्रवृत्ति की थी, कहते हैं कि नग्नावस्था में महल से घर से निकल गई थी, और फिर इसने चन्न मल्लिकार्जुन यानी कि शिव जी की उपासना की, और शिव जी में ही लगी रही। चन्न मल्लिकार्जुन यानी कि शिव है, और इसीलिए कन्नड़ की मीरा कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार मीरा और इसमें बहुत सा सामंजस्य दिखाई देता है। जिस प्रकार उस समय की लोकलाज को छोड़कर मीरा वहाँ से अपने घर से निकलकर साधु संगतों की संगति बैठती थी, इसी प्रकार यह भी अपनी लोकलाज छोड़कर वहाँ से निकल आई थी। और जिस प्रकार मीरा राजघराने को छोड़कर भगवान के मंदिर में चली गई थी, इसी प्रकार इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इनका जो सारा काव्य है वो भगवान को समर्पित है। ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी कविता, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ है। और प्रमुख कविताएं हैं इनकी हिंदी सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से, जो के रामानुजन ने किया है इनका अनुवाद। और इस प्रकार इनका ये रचनाएं हैं। देखिए अभी इनके प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, वचन किसकी रचना है? अक महादेवी की रचना है। 2 वचन है यहाँ पर उनके। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी? शैव आंदोलन से जुड़ी। शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। अक महादेवी के दोनों वचनों का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? अंग्रेजी, ये जो न कन्नड़ से अंग्रेजी में किया गया है, और उसका हिंदी रूपांतरण है यहाँ पे। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी, कैसी प्रवृत्ति की थी? यानी कि अक महादेवी वो विद्रोही प्रवृत्ति की थी। अक महादेवी डी आएगा। अक महादेवी ने विरोध किया था किसका? पुरुष वर्चस्व समाज का, यानी कि पुरुषों के जो वर्चस्व था उसका उन्होंने विरोध किया था, और उसका विरोध करके ही महल से निकली थी वो। अक महादेवी किसका संदेश? चन्न मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई हूँ मैं, संदेश लाई हूँ मैं चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, ऐसे कहती है कवित्री। कवित्री ने आग्रह किया है। देखिए पहले पद्य में तो कवि सारी इंद्रियों को काबू में करना चाहती है, और दूसरे पद्य में कवि आंतरिक भावों को, भूख प्यास इस प्रकार के भावों को काबू में करके भगवान को पा लेना चाहती है। कवित्री ने आग्रह किया है इंद्रियों से, पहले इंद्रियों से आग्रह करती है, हे भूख मत मचल, हे प्यास तड़फ मत, इस प्रकार की है कविता। कवित्री मिलन चाहती है किससे? आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहती कवित्री। नींद में मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? ईश्वर की प्राप्ति का। वो कहता है कि ये नींद मेरी आंखों में तू मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। कहते कि यदि नींद आ जाएगी तो मैं भगवान से दूर हो जाऊंगी। उसके बाद ईर्ष्या किसे जलाती है? मनुष्य को जलाती है ईर्ष्या। ईर्ष्या मत जला, इस प्रकार कवित्री कहती है। कवित्री ने किसे वश में करना चाहा है? अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को पा लेना चाहती है। कवित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना? जय मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी कि जूही के फूल की भांति माना है। कवित्री किसे पूरी तरह से खो देना चाहती है? वह भौतिक सुखों को। कहता है कि मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। तो इस प्रकार वह अपने भौतिक सुखों को भूल जाना चाहती है कवित्री। कवित्री अपने किस भाव को प्रकट करती है? वह भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट करती है। कवित्री लोभ मोह और अहंकार को चाहती है, त्याग देना चाहती है, छोड़ देना चाहती है। कवि का मानना है कि ये सारी चीजें छोड़ूंगी ना तभी भगवान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और क्या है? इसके और भी प्रश्नोत्तर है कि कवित्री की अपनी स्थिति कुत्ते से विदयनीय मानती है। कहते हैं कि मुझे भूखी को कुछ ना मिले, और मेरा अगर कोई देना भी चाहे तो मेरे हाथ से छूट जाए, छूट के भी मैं उठाना चाहूँ तो भी कुत्ता उठा के ले जाए, और उसके बाद भी जब मेरे अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा तब मैं सही रूप से किसको पाना चाहूंगी, तब मैं भगवान को पा पाऊंगी। तो इस प्रकार मोह अहंकार कब नष्ट हो गए? कवि कहती है कि जब भौतिक सुख खत्म हो जाएंगे तब ये सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वो कहती है कि हर समय मुझे अपने परमात्मा को याद रखना चाहिए, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे पीना चाहिए, तब मैं उस चन्न मल्लिकार्जुन को प्राप्त कर पाऊंगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी अक महादेवी की कविता के कुछ प्रश्नोत्तर थे। अब देखिए अगला जो है हमारा कवि है पाश जो है मूल रूप से इनका मूल नाम जो है पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मध्य वर्गीय किसान परिवार में 1950 में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था पाश का। और इनकी जो न बंगालियों के नक्सलवादियों से जुड़ने के कारण इनकी कविताओं में तीखापन है।
और इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो लोह कथा, उड़दे बाजा, मगर और खाड़े सामियाँ बीच लड़ने साथी, इस प्रकार इनकी रचनाएं पंजाबी में है। और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी इनकी कविता से संबंधित जो भी है वो देख लेते हैं क्या है। सबसे खतरनाक कवि यहाँ कहता है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों को कहता है कि ये मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक होने, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को ऐसे कहता है कि हमें गंदा तो लगता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए सबसे खतरनाक नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत खतरनाक होती है, उनसे खतरनाक तो शायद कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार का जिक्र है। सबसे खतरनाक नामक कविता के रचयिता अवतार सिंह पास है, जिनका शॉर्ट नाम पास है, पूरा नाम अवतार सिंह पास है इनका। उसके बाद सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? पंजाबी की कविता है ये, मूल रूप से पंजाबी में लिखी गई थी। इस कविता के अनुवादक का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी चमन लाल ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? स्वयं इंसान है, ये इंसान ने ये सारी स्थितियां फैला रखी है। हर मनुष्य खालिस्तान की आंधी दौड़ में दौड़ रहा है, प्रगति की आंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि समाज में इससे क्या हो रहा है। खालिस्तान के शोर में सही होते हुए भी ना इंसाफी के दौर में, ना जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, ना इंसाफी के दौर में सही होते भी दब जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेखक ऐसा मानता, कवि ऐसा मानता है। किसकी लो में पड़ना बुरा? जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अपने सपनों का मर जाना कैसा होता है? सबसे बुरा होता है। अब ये चीजें मानता कवि भयानक, कहता कि सब सपनों का मर जाना सबसे बुरा होता है। जिस सपने मर गए तो वह स्थिति खतरनाक हो जाएगी। समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना सबसे खतरनाक है। यानी कि समय चल रहा है और उसको हम जानते चल रहा है, फिर भी हम उसके साथ नहीं चलते, अगर ऐसा होता तो वो स्थिति सबसे खतरनाक है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह कैसी होती है? सबसे खतरनाक होती है वह स्थिति। किसान के मरने पर गाया जाने वाला क्या गीत मरसिया कहलाता है। और उसके बाद गिद्दड़ क्या करता है? गिद्दड़ जो है वो हुआ हुआ करते हैं, यानी कि गिद्दड़ों की आवाज़ सबसे खतरनाक होती है। मेहनत की मेहनत की लूट। उसके बाद है कवि की भाषा में खालिस्तान की प्रमुखता है, स्पष्टता प्रतीकात्मक रूप में ही लिया गई है पूरी कविता, तो प्रतीकात्मकता की प्रमुखता है। कवि की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि उससे भी कहता कवि बचा जा सकता है। मुर्दा शांति से भर जाना क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है। कहता है कि यदि जीवित मनुष्य के अंदर मृत प्राय शांति आ जाए तो वह सबसे खतरनाक होती है। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? आँख को जमी बर्फ कहा है उन्होंने। रूह से क्या अभिप्राय है? रूह से अभिप्राय आत्मा से है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1950 में उनका जन्म हुआ था, पास का, 1950। उसके बाद अगर पास के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे, बंगाल के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे वो। और इस प्रकार ये पास की कविता पूरी हुई दोस्तों। अब अगली कविता है हमारी आदिवासी कवित्री निर्मल पुतुल, जो स्वयं भी आदिवासी समाज से रही है। उनकी कविता हमारी जो है वो कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। यहाँ कवित्री आदिवासी समाज की उन मूलभूत चीज़ों को बचा लेना चाहती है जो परिवर्तित होते समय के साथ बदलती जा रही है, परिवर्तित हो जाती है। निर्मल पुतुल झारखंड की रहने वाली थी और उन्होंने साहित्य की अनेक श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। इनका जन्म झारखंड में सन 1972 में हुआ था। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता चाचा शिक्षक थे, इस कारण इन्हें भी शैक्षणिक माहौल मिला और ये भी पढ़ लिख गई और नर्स बनी बाद में। और इन्होंने जो आदिवासी समस्याओं की विभिन्न चीज़ों को उभारा है अपनी कविताओं के माध्यम से। इनकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश आदि। इनके आदिवासी समाजियों के बारे में इन्होंने उनकी कुरीतियों, पुरुषवत्सव और समाज व्यवसायों के हाथ किस प्रकार उनका जो है परिवार पलायन कर जाते हैं, वो जंगल किस प्रकार हटे जा रहे हैं, मशीनी युग कैसे आ जा रहा है, भोले भाले आदिवासियों में भी धीरे धीरे कृत्रिमता आती जा रही है। तो कवित्री इसी बात को बचा के रखने की बात करती है कि हम अपनी मूलभूत चीज़ें, तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तरक्की के साथ साथ अपनी मूलभूत चीज़ें ना छोड़े, वो बची रहे, वो किसी भी तरह जो है वो ख़त्म ना हो, इसका जिक्र है कवित्री ने किया है। तो चलो देखो दोस्तों,
पहला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाए किसके द्वारा रचित कविता है? निर्मल पुतुल इसकी कवित्री है। निर्मल पुतुल की कवित्री ने किस जीवन के अनछुए पहलुओं को परिचय कराया है? आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं से परिचय कराया उन्होंने। कवित्री ने किस समाज को बेबाकी से प्रकट किया है? संथाली समाज को। संथाली जो न एक संथाल एक आदिवासी जाति है, उसका जिक्र किया उन्होंने। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? आदिवासियों का समाज संकट में है। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी बस्तियों को नंगा होने से किसकी आबो हवा से बचाए रखना है? शहर की आबो हवा से बचाए रखना है अपनी बस्तियों को। धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? वो शिकार का प्रतीक है। धनुष की डोरी खींचती जा रही थी और शिकार होते थे उस समय, जो धीरे धीरे जंगल कटने के कारण खत्म होते जा रहे हैं। नाचने के लिए कैसे आंगन की रक्षा की आवश्यकता? खुला आंगन। जो पूरे बड़े बड़े जो खेत होते थे वही खुला आंगन होता था उन आदिवासियों के लिए। हंसने के लिए आवश्यकता थोड़ी सी खिलखिलाहट की, यानी कि जीवन में प्रसन्नता होगी तभी तो खिलखिला के हंसेंगे। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत की आवश्यकता है, यानी कि कोई अपना एक ऐसा ठिकाना भी हो जहां हम अकेले होकर अपनों के दुख अपनों के साथ बांट सके। बूढ़ों के लिए आवश्यक पहाड़ों की शांति, यानी कि मशीनी युग आने के कारण उन पहाड़ों की शांति खत्म हो गई है। यह दौर कैसा है? यह अविश्वास भरा है, जहाँ इस अविश्वास भरे दौर में विश्वास भरा वातावरण, कवित्री ऐसा कहती है। मान का क्या है? मान का क्या है? भागीपन, हरापन। ये मान नहीं है सौरो, मन के क्या है? वो मन के वो हरापन लिए हुए हैं, यानी कि बहुत ही प्रसन्नचित है मन से। मिट्टी क्या बचाए रखना है? मिट्टी का सौंधापन बचाए रखना है। जिस सौंधी सौंधी मिट्टी में आदिवासी समाज के बच्चे पलते थे। भाषा में कौन सापन है? भाषा में झारखंडीपन को बचा के रखना है। जो धीरे धीरे शहरी वातावरण की कृत्रिमता आ रही है, कवित्री कहती है कि उसे हमें खत्म करना है। इस प्रकार इसके अलावा कवित्री और भी काफी सारी चीजों का जिक्र करती है। कहते हैं कि कुल्हाड़ी की धार बचा के रखें, नदियों के पानी की पवित्रता बचा के रखें, उन आदिवासी गीतों को बचा के रखें, और उन लोगों की जो है ना अपनों के साथ दुख सुख बांटने की जो चिर परिचित परंपरा थी उसको बचा के रखें। तो इस प्रकार की बहुत सारी मानना है कि इन चीजों को यदि हम बचा के रखेंगे तभी आदिवासी समाज की पूरी चीजें बच पाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे काव्य खंड का 5वां अंतिम 10वां पाठ भी पूरा हुआ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलें, और इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। और धीरे धीरे आज मैंने थोड़ी आराम से वीडियो करवाई है, तो कुछ दोस्त हमारे वगैरह से जल्दी करवाते हो, उनकी शायद समस्या हो सकता है कुछ खत्म हो। तो धन्यवाद दोस्तों।